शक्ति के 48 नियम, संक्षिप्त संस्करण, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स, 48 लॉज ऑफ पावर। नियम 3, अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार, आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि ना बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदार और स्पष्टतावादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौथरा हथियार है जिससे कटता कम है और खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तौल कर बोले। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बात कर देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे, ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं है, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। जैसे भरी दोपहर में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा ले। चूंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाले नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना ले सकता है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदार को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्राय हम देखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के पीछे होने की कल्पना करेंगे, तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इसका कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे, तो वे उसे ही आपकी असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा
था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावनाएं सच्ची है। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं तो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे तो फिर उनका ध्यान इस तरह से नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भवहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपनी असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। जैसे भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दबड़े में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजना सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। विचार। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे, आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। पटकथा लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। वहां पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रेस्तरां खरीदने की अव्यावहारिक सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर ऑर्लेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। लुइस ने ऑर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनका क्या योजना है। इस पर ऑर्लेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया कि मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा? ऑर्लेन ने असली बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा? इस बार ऑर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कह दिया। शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायने में दिखावे का खेल है।
जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों की सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे अपने हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति को तो इतनी बढ़ती ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वरहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वरहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमय बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधड़े बुन में रहता था कि उसका ना जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 से निकोलस प्रथम रूप के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोडरेटी रेलेवे को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलेवे को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेवे जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेवे अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ में चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलेव के माफी नामे के पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें।
एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग बाणों से आपकी क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब आगंतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय। अधीनस्थों के बोलने के पहले कभी अपने होंठ ना हिलाएं। मैं जितनी ज्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतने ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो ईस्टर पूरी तरह खुल जाते हैं। खुले हुए ईस्टर को देखकर केकड़ा उसमें कोई कंकड़ या तिनका डाल देता है। चूंकि ईस्टर अब दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसलिए वह केकड़े का आहार बन जाता है। उस आदमी की किस्मत तो ईस्टर की तरह ही हो जाती है जो अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोलता है और श्रोता की दया पर जिंदा रहता है।